ऐसे कई शब्द लिखे हुए हैं। रीटा वशिष्ठ जी को तो पता है, अपन जब बैठते थे तो एविडेंस एक्ट में ऐसे ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट के बहुत शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन हमने देखा ही नहीं। एज इट इज हम चला रहे थे। कब से? 1872 से। अब ये क्यों चेंजेस करने का समय आया? कुछ लोग कहते हैं अभी क्यों किया, अभी क्या जरूरत है? मैं जो हमारी धाराएं चेंज हुई, हमारे स्टेक होल्डर से बात हुई, हमारे कितनी हाई कोर्ट से हमने राय ली, ये सब हमारे पास डेटा है। कितने हमने एडवोकेट से बात की, बार एसोसिएशन से बात की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चिट्ठियां लिखी है, गृह मंत्रालय ने, अमित शाह जी ने इसमें बहुत डीप काम किया है। और अमित शाह जी ही मीटिंग लेते थे, आप तो रहते थे मीटिंग में, और वीकली मीटिंग लेते थे। ये कई 2-3 सालों तक इसमें काम चला है। लेकिन इसी समय को क्यों चुना? इसलिए आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि यही समय क्यों चुना। तो अब मैं आपको ले जाता हूं, स्वामी विवेकानंद का एक भाषण है, 1895 ही होना चाहिए। शिकागो में भाषण दिया था, वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट में। उसके बाद वो अमेरिका में ही थे। एक यूनिवर्सिटी है, जैसे ये आईआईटी है गुवाहाटी की, इसी तरह की एक फेमस यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है मिशिगन यूनिवर्सिटी। जैसे ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लड़के अभी इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं, ऐसे ही स्वामी विवेकानंद को ऐसे लड़के, यूनिवर्सिटी के लड़के ले गए। उसमें कुछ इंडियंस भी थे, बंगाल के भी काफी लोग थे, ब्रह्म समाज के लोग भी थे। ले गए स्वामी जी को, और स्वामी जी ने भाषण दिया जोरदार। भारत कंट्री कैसा है, भारत में दया कैसी है, भारत में करुणा कैसी है, भारत में रिलीजन कैसे हैं, भारत की सोसाइटी कैसी है। इसमें बहुत शानदार भाषण था। तो एक प्रिंट मीडिया की, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता नहीं था, एक प्रिंट मीडिया की एक लेडी पत्रकार स्वामी जी के पास जाती है। जब वो भाषण सब हो गया, तब वो जाती है स्वामी जी के पास और स्वामी जी से क्वेश्चन करती है कि स्वामी जी, आपने भाषण तो बहुत शानदार दिया, लेकिन आप बताएंगे आपका देश आजाद कब होगा? तो ये तो क्वेश्चन उस समय तो बड़ा हार्ड था ना, यस और नो तो बोलो। ये क्वेश्चन तो बहुत हार्ड था। तो स्वामी जी क्या किया? स्वामी जी ने तुरंत आंसर नहीं दिया। स्वामी जी मेडिटेशन में बैठ गए, 10 मिनट बोले नहीं। तो उस महिला दूर चली गई। उसने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, इसलिए शायद स्वामी इनका आंसर नहीं देना चाहते होंगे। लेकिन 10 मिनट बाद स्वामी जी जागे और बोला कि वेयर इज द लेडी? तो उन्होंने कहा साहब वो दूर गई, चली गई। उन्होंने स्वामी जी ने आवाज देके बुलाया, कम, आई वांट टू गिव योर आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। तो उन्होंने कहा कब आजाद होंगे बताइए। तो जो स्वामी जी ने कहा, मैं 3 चीजों को आपको कहना चाहता हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेलिब्रेशन है स्वामी विवेकानंद का। उन्होंने कहा मेरा देश विद इन 50 ईयर्स में ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। वो बोल रहे थे 1895 लास्ट, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त हो जाता है। एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है, वो कहता है मैं इंडिया को आजाद करूंगा। चर्चिल जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतता है, लेकिन अपनी मैनिफेस्टो में लिखता है कि अगर मैं वापस प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं इंडिया को आजाद जल्दी नहीं करूंगा। और एटली जो लेबर पार्टी से होते हैं, वो कहते हैं अगर मैं जीतता हूं, ये 45 में 1945 इंग्लैंड में चुनाव में, अगर मैं जीतता हूं तो मैं इंडिया को आजाद कर दूंगा। स्वामी विवेकानंद तो 1895 में बोल रहे थे, लेकिन 50 साल में ऐसी परिस्थितियां बनी और हम 46 में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई हमारी, नेहरू जी की अध्यक्षता में, 47 में हम आजाद हो गए। तो एक भविष्यवाणी स्वामी विवेकानंद जी की सही हुई या नहीं हुई बताओ? यस और नो तो बोलो। यस। उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी की, वो लेडी सुनना नहीं चाहती थी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, यू कम नियर टू मी, आई वांट टू टेल यू द सेकंड। उन्होंने कहा मुझे तो एक ही पूछना था। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक और चीज बताता हूं। उन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में एक घोषणा की। आप कहेंगे कार्ल मार्क्स का यहां क्या संबंध?
संबंध है। उन्होंने कहा कार्ल मार्क्स का जन्म 1816 में होता है। आप साइट पे जाके देखना, स्वामी जी का अध्ययन इसमें काफी अच्छा था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1816 में होता है। ठीक 100 साल बाद रशिया में एक क्रांति होगी। तो लेडी कहती है कि रशिया तो इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, इट इज एग्रीकल्चर कंट्री रशिया। अगर आप जर्मनी में क्रांति की बात करो तो समझ में आता है स्वामी जी, यहां आप झूठे होंगे। और मुझे तो पहले वाले में भी गलत लगता है, 50 साल में आप कहां से आजाद हो जाओगे? अभी तो इंग्लैंड इतना शक्तिशाली देश है, बड़ा मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, ये होगा नहीं। पहले में भी हां नहीं करी थी, दूसरे में बिल्कुल नहीं कर रही थी। लेकिन स्वामी जी ने कहा मुझे जो मेरे समझ में आया, मुझे जो दिखा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो मैं बता रहा हूं। 1816 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ, 1917 में रूस में क्रांति हुई। हुई कि नहीं हुई भाई बताओ? अरे हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो स्वामी जी के लिए तो ताली बजा दो, आप अपने लिए नहीं बजाओ तो स्वामी जी के लिए ताली बजाओ। फिर स्वामी जी ने घोषणा की इसी में कि ठीक 100 साल बाद जो विचारधारा कार्ल मार्क्स लेके आएगा, उस विचारधारा का अंत होना शुरू हो जाएगा। हम 2017 में देख रहे हैं कि कम्युनिज्म का क्या नहीं बोल रहे कुछ, चलो इतना ही बोलो, अब इतना ज्यादा मत बोलो। ले भाई, स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी भाई मेरी नहीं है, ध्यान रखना। 3, अब ये 2 भविष्यवाणी करने के बाद एक भविष्यवाणी और करते हैं, वो शानदार है, आज के इसके सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी जी कहते हैं 21वीं सदी भारत की होगी। वो महिला चौंक जाती है, महिला कहती है स्वामी जी आप भूल गए क्या? बोला क्या? आप 19वीं सदी में बात कर रहे हो, लास्ट स्टेज है, ईयर है, एक सदी पूरी खा गए, 20वीं सदी में क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा मुझे तो जो दिखा मैं बोल रहा हूं, मुझे 21वीं सदी दिखी। और स्वामी विवेकानंद ने आगे कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक, थर्ड डिकेड, 2020 से 2030, वो इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए तीनों कानून संशोधन के लिए लेकर के हम आए हैं। समझ में आई क्या आपके? नहीं आई क्या? आ गई क्या? आगे तो ताली बजाओ यार, आगे तो इसमें क्या कर रहे हो? इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। इसलिए कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि अभी क्यों लाए? यही समय है, यही समय है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कह दिया था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उसमें तीसरा दशक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तीसरा दशक इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है, राजीव मणि साहब अभी बात कर रहे थे वेल्थ की। राजीव मणि साहब, पिछले 10 सालों के कालखंड में हमने क्या किया कि हमारी इकोनॉमी की साइज हमने इतनी बढ़ा दी कि हमने इंग्लैंड को पछाड़ करके वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया बन गया। और अब इस डिकेड में हम जर्मनी और जापान को पछाड़ करके 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। इसलिए यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। एक कोट और मैं कहकर मेरी बात को विराम देता हूं। कुछ लोग कहते हैं भारतीय दंड संहिता, आपने न्याय संहिता क्यों करी? मैं आपको कहना चाहता हूं, अंग्रेजों को भारत के नागरिकों को दंड देना था, इसलिए भारतीय दंड संहिता है। हम भारत के नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए भारतीय न्याय संहिता। आप अंतर समझिए। उनको 5 और 5 आदमी आकर के कोई अनलॉफुल असेंबली करे, 144 में इंटरेस्ट था, मर्डर को 302 में ले गए, महिला के साथ बलात्कार को 376 में ले गए। उनकी प्रायोरिटी अलग थी, हमारी प्रायोरिटी अलग है, इसलिए हमने धाराओं में भी चेंज किया है।
अब समझ में आ रहा है आपकी मेरी बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 376 को हमने 63 किया है, 302 को 99 किया है। ये करने का कारण ये है कि हमारे लिए प्रायोरिटी है भाई। 376 उनके लिए कोई सिंपल कोई होगा, हमारे लिए 376 सिंपल नहीं है। महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी से रोकने का प्रयास ये गवर्नमेंट करने वाली है, इसलिए हमने इसको 63 में ही ले लिया। ऐसे कई धाराओं के बारे में आपको पहले बता दिया है। अब मेरा भी समय हो रहा है। ऋषिकेश राय साहब मेरी तरफ देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप जो टेक्निकल सेशन होगा उसमें आप अपना पूरा जो आपके पास जो भी कैपेसिटी है उसका हमें सजेशन देना। जैसे एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से सजेशन आया, जस्टिस विश्वनाथ जी ठीक कह रहे थे कि कब 309 को एक बदलने का विषय लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया ने कहा, लेकिन इसका मतलब लॉ कमिश्नर इंडिया 71 की रिपोर्ट को भी हमने देखा, इस काम को किया है इस टीम ने। अभी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से एक इसके ये जो हम तीनों जो हम लॉज बदल रहे हैं उसके बाद आया कि आपने 498 को एज इट इज ही ड्रॉ कर लिया। तो हम क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि 498 प्रोग्रेसिव लॉ है, उसमें कुछ महिला संगठनों से भी हमें बात करनी पड़ेगी, इसका यूज मिसयूज ये भी एक विषय है। तो इन विषयों पे सब पे चर्चा कल होनी चाहिए। मणि साहब, राजीव मणि साहब, कल जो टेक्निकल सेशन हो उसमें इन सब विषयों पे चर्चा हो। क्या सुधार चाहते हैं, क्या सुझाव चाहते हैं। गवर्नमेंट संवाद करने ही आपके बीच में आई है। पहला हमने प्रोग्राम किया 20 अप्रैल 2024 को दिल्ली में, यही अवेयरनेस प्रोग्राम, और उसके मुख्य अतिथि थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब। दूसरा प्रोग्राम गुवाहाटी में कर रहे हैं, उसके भी हमारे मुख्य अतिथि हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ऋषिकेश राय साहब, और विश्वनाथ जी भी बैठे हैं, और हाई कोर्ट के भी माननीय जज यहां बैठे हैं, पुलिस ऑफिसर भी बैठे हैं, प्रोसिक्यूशन से संबंधित लोग भी बैठे हैं, मुझे लगता है सीबीआई और ईडी से संबंधित लोग भी बैठे होंगे, और भी लोग बैठे हैं, इनकम टैक्स से जुड़े हुए लोग भी बैठे होंगे। आप खुल करके सुझाव दीजिए, खुल करके। बहुत पुलिस ऑफिसर बैठे हैं जो डे टू डे इसको देखते हैं, इन चीजों को। आप अपना खुलकर सीजर पे हमने जो प्रावधान किया आपके हिसाब से ठीक है क्या? 0 FIR का हमने प्रावधान किया, आपके हिसाब से ठीक है क्या? हमने टाइम लिमिट तय किए, 7 दिन में करना पड़ेगा, 45 डेज में करना पड़ेगा, कि 7 साल तक करना पड़ेगा, ये टाइम लिमिट ठीक है क्या? सब में आप सुझाव दीजिए, क्योंकि ये टाइम लिमिट हमने इसलिए की कि जो मुकदमों की जो लंबी अंबार एक करोड़ों की संख्या में मुकदमे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उनकी संख्या कम हो, ये भी एक उद्देश्य है, ताकि नागरिकों को राहत मिले, ईज ऑफ लिविंग में उनका एक विश्वास बढ़े। इसीलिए जन विश्वास एक्ट आया, इसीलिए 1562 ऐसे एक्ट जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी वो हमने सिस्टम से ही हटा दिए हैं, उनको रिपील कर दिया है, समाप्त कर दिया है। ये भी बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था। ऐसे ऐसे एक्ट थे जो अंग्रेजों ने उस समय बना दिए, अब उसकी जरूरत नहीं थी, किसी ने देखा ही नहीं। हमने देखा ऐसे 1562 एक्ट है, 1562 एक्ट हमने रिपील किए हैं। इसलिए गवर्नमेंट निरंतर संवाद करना चाहती है, और अवेयरनेस कैंपेन के माध्यम से आज चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ हैं, आप भी अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके आप भी सुझाव हमें दे सकते हैं, क्योंकि फिर दोबारा हमारी यहाँ मीटिंग नॉर्थ ईस्ट में संभव नहीं होगी। हम फिर एक रीजनल मीटिंग करेंगे चेन्नई में, एक मुंबई में, ऐसे करके तब तक बजट आ जाएगा जुलाई में। हम इसमें, और जुलाई से ये लागू है, और लागू होते ही इसमें जो भी अगर हम चेंज करने हैं, हम होम मिनिस्ट्री के माध्यम से जो चेंज कराने हैं, नोडल मिनिस्ट्री हम ही हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री के माध्यम से जो चेंज कराने हैं वो हम चेंज कराएंगे, और जरूरत पड़ी तो कैबिनेट में भी ले जाएंगे। इसलिए आज की वर्कशॉप बहुत शानदार वर्कशॉप हुई, और नीचे भी हॉल भरा है ऑडिटोरियम,
और ऊपर भी भरा है। इसलिए आपको बधाई देता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।